मैंने हम लोगों ने जैसे लास्ट वाले कॉन्सेप्ट्स किए थे, मैं थोड़ा सा तुम्हें फिर से चीजों के बारे में बता रहा हूं। मान लो ये पॉइंट है कोई, और ये बॉडी जो है वो इधर को जा रही है। तुम वेलोसिटी लिखोगे और तुम्हें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस तरफ, तुम्हें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस तरफ लेना पड़ेगा, टेंजेंशियल आ जाएगा क्योंकि ये रेडियस आएगा और ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तुम इसका कंपोनेंट लोगे इधर, और अगर कोई दो बॉडीज ऐसे जा रही है, इसका वीए स्पीड है और इसका वीबी स्पीड है, दोनों पैरेलल जा रही है, और वीए और वीबी दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में से एक बड़ा है एक छोटा है, पर दोनों के इस इंस्टेंट, हमेशा याद रखो इंस्टेंट की बात होती है हमेशा। तो ये आ गया, और ये डिस्टेंस जो है वो आर आ गया। अब जब तुम्हें बोला जाएगा ओमेगा ए बी निकालो, ओमेगा ए बी का मतलब होगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी को तुम क्या मान लोगे बेटे? ऑब्जर्वर। तो बी को ऑब्जर्वर मानना है तो बी का रेस्ट कर दो उसको, ये आ गया माइनस बीबी। लॉजिक है, बहुत सिंपल है। तो अब तुम ऐसे मानोगे कि ये रेस्ट पे है बी, और इसका वेलोसिटी मान लो मैं इसको 5 ले रहा हूं, मान लो इसको 10 ले रहा हूं, इसको 5 ले रहा हूं। ए वाले पॉइंट के हिसाब से इसको नेट 5 मिलेगा इधर, यार इसके हिसाब से बी के हिसाब से जो तुम ओमेगा बी ए निकालने वाले हो, वो वेलोसिटी जो कि 10-5 आया बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और रोटेशन कौन सी? क्लॉकवाइज। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पे क्लॉकवाइज क्रॉस के साथ लिखते हैं। या अगर इसी क्वेश्चन को, सॉरी बेटा, ओमेगा ए, अगर इसी क्वेश्चन को तुम ओमेगा बी ए बोलते हो तो ए ऑब्जर्वर आ गया। ए का वेलोसिटी तुमने क्या लिखा हुआ है? 10। इसका वेलोसिटी इधर को 5 तुम्हें दे रखा है, तो हम इसको रेस्ट पे लेके आओगे ए को, -10, ये 0 हो गया, पर इसको भी इधर को -10 दोगे, तो ओवरऑल जो तुम्हारे पास रिजल्ट आया ये ए, और ये 10 आ गया, ये इधर आ गया 5, ये डिस्टेंस आ गया r, और ये बेटा रोटेट कर रहा है, ये आ गया ओमेगा बी ए 5/r, ये रिजल्ट आ गया। बच्चों क्लियर हो गया? और मैंने तुम्हें इसमें बेटा ये चीजें बताई थी कि जब यूसीएम की बात करते हो तो बॉडी में हमेशा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, और यहाँ पे ये v1 है, ये v2 है, तो मैग्नीट्यूड दोनों जगह पे सेम रहता है। दैट इज कॉल्ड एज यूसीएम। और यूसीएम में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। यूसीएम में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। ओके अच्छा, ये रिजल्ट आ गया। अब तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिया था एक कल,
अच्छा, और अगर तुम यही चीज NUCM की बात करते हो, विच इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटे, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सेम है, पर मान लो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो चीजें आती हैं, या तो स्पीड इंक्रीज करती है या स्पीड डिक्रीज करती है। ये बात याद रखो, स्पीड जब इंक्रीज करती है ना बेटा, तो क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगती है, बॉडी नो डाउट इधर को जा रही है, पर जब तुम बोलते हो स्पीड बढ़ रही है, तो इट मींस यहां पे एक एक्सेलेरेशन इधर को भी लग रही है, इसका नाम तुम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लिखते हो। तो इस पॉइंट के हिसाब से जब देखते हो तो दो एक्सेलेरेशन लग रही होती है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। ये तुम्हारे पास आ गया नेट एक्सेलेरेशन, और जब ये घूम रहा है तो अल्फा के साथ घूम रहा होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमेशा आर अल्फा होती है। और जब तुम बोलते हो कि स्पीड डिक्रीज कर रही है, v इधर कोई है, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, पर अब तुम बोल रहे हो स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन स्पीड के ऑपोजिट लगेगा बेटा, और सेंट्रीपिटल इधर है। और यहाँ पे जब तुम नेट एक्सेलेरेशन की बात करोगे इस पॉइंट के लिए, सेंट्रीपिटल तो इधर लग रहा है और टेंजेंशियल इधर लग रहा है, और ये तुम्हारे पास नेट एक्सेलेरेशन आ गया। अब लॉजिक सुनो, सुनो बेटा, तुम्हारे पास नेट एक्सेलेरेशन इधर और टेंजेंशियल, ये जो स्पीड था इधर, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल फाई है, इट इज बिटवीन 0 and 90। मतलब कहने का लॉजिक बहुत सिंपल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है बिटवीन द, ये बहुत फेमस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट एक्सेलेरेशन एंड द वेलोसिटी। पर बेटा जब तुम इसकी बात करते हो, यहाँ पे तुम्हारे पास नेट एक्सेलेरेशन तो इधर को ही है, और टेंजेंशियल के एंटी पैरेलल आएगा ना स्पीड। अब इसके बीच में ये एंगल फाई आ गया, और तुम्हें ये दिख रहा है बेटा, ये जो फाई है वो 90 से बड़ा है, बड़ा है तो मतलब बोले तो ऑब्ट्यूज एंगल है। लॉजिक बहुत सिंपल रहता है, एक्यूट एंगल है, लॉजिक बहुत सिंपल रहता है कि एक्यूट एंगल है तो नेट एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल है तो जो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं एंगल आता है वो 90 डिग्री से बड़ा है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके ओके, तो अगर NUCM में स्पीड इंक्रीज करता है तो एंगल जो होता है नेट एक्सेलरेशन और स्पीड के बीच में या वेलोसिटी के बीच में फाई होता है, जो कि 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट एंगल होता है। और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो एक्यूट एंगल होता है, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल होता है बिटवीन द नेट स्पीड एंड या वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन। अब मैंने तुम्हें कल एक क्वेश्चन करवाया था बेटा, मैंने तुम्हें कल एक क्वेश्चन करवाया था, मतलब अभी करवाने लगा हूं मैं दोबारा से। इफ ओमेगा इज 2t एंड द रेडियस इज 2 बेटे, तो बोला जा रहा है फाइंड AC AT A नेट। कब? जब टाइम 3 सेकेंड्स है तब। ओके अच्छा, तुम लोगों को बच्चों ये जबरदस्त चीज पता है पहले से कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा v²/r ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा v होता है, ये लिख लो साइड पे। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में हमेशा अल्फा होता है, r अल्फा। तो जो तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हुए तुम सबसे पहले v/r ओमेगा लिखोगे। ओमेगा की वैल्यू, r की वैल्यू 2 दे रखी है,
ओमेगा की वैल्यू 2t दे रखी है, तो ये तुम्हारे पास बेटे 4t आ गया, b आ गया 4t। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हें पता है v स्क्वायर बाय r होता है, तो v कितना आ गया 16t स्क्वायर बाय 2। सिक्सटीन टी स्क्वायर बाय 2, तो कितना आ गया बेटा 16 इंटू 9 बाय 2, 8 आ गया 72। या इसको तुम ऐसे कर देते, ओमेगा तुम्हें दिया गया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो r ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज r? r is 2। व्हाट इज ओमेगा? 2t। कितना आ गया ये 2 इंटू 2 स्क्वायर 4, 8 टी स्क्वायर, और t का वैल्यू तुम 3 पुट करो फिर भी 72 आ गया, क्योंकि 3 बोला गया ना निकालने के लिए। बच्चों क्लियर हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा r अल्फा होता है, और अल्फा किसके बराबर होता है? d बाई डी टी ऑफ ओमेगा। ओमेगा कितना दे रखा है? d बाई डी टी ऑफ 2t, तो ये तुम्हारे पास 2 आ गया। तुम्हारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 इंटू 2 4, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 आ गया। और यहाँ पे नो डाउट तुम इधर को मान लोगे AC है, इधर को मान लोगे AT है, और ये तुम्हारे पास आएगा E नेट आएगा। और अगर ये एंगल तुम अल्फा लेते हो तो सबसे पहले E नेट कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बेटा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये AC है, राइट एंगल ट्रायंगल काफी बार करा चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। AC तुमने निकाला ऊपर 72 का स्क्वायर है, AT तुमने निकाला 4 का स्क्वायर है, ये आंसर आ गया। और अगर तुम यहाँ से tan अल्फा निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है अल्फा के हिसाब से, AC बाय AT आएगा 4/72, सॉरी 72/4, ये आ गया 18। तो अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 18 आ गया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन तुम्हें दिया था मैंने बेटा, क्लियर हो गए पॉइंट्स ये वाले सभी को बच्चों? ओ बच्चों क्लियर हो गए पॉइंट्स? Find the time after which AT makes 37 degree with the E net। टाइम निकालने का है अपने को जब ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। सर्कल बनाओगे नो डाउट, यहाँ पे T0 लिख दोगे क्योंकि तुम्हें ओमेगा 2t दे रखा है, ओमेगा 2t है तो T0 पे ओमेगा भी 0 है और V भी 0 है, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना हम लोग, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पहले तो ये निकाल लिया हमने, अब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। T भी 0 है बेटे और ओमेगा और V भी 0 है। अब इसने बोला मान लो यहां पे चला गया, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर को लग रही है, टेंजेंशियल नो डाउट इधर को लगेगी, और ये नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। पर ये नेट एक्सेलरेशन इसके साथ कितना एंगल बनाए?
37 डिग्री। तो तुम्हें वो टाइम निकालना है कि टाइम कितना होगा। मैं थोड़ा सा डायग्राम दोबारा से रीड फ्रेम कर देता हूँ, फेमिलियर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, ऐसे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, हमें एंगल्स के साथ ही देखना है। ये AC आ गया, AT आ गया, और इसके साथ इसका 37 डिग्री एंगल आ गया। तुम्हें बस रिलेशन निकालने के लिए दिखना था, इसको ड्रॉ करना था, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बच्चे तुम्हारे पास tan 37 कितना आ गया, AC बाय AT। अब tan तुम्हें बताया हुआ है, tan 37 का फॉर्मूला 3, 4, 5 के साथ निकालते हैं। ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 90 है, ये 37 है। तो tan 37 3/4 आ गया। अब AC क्या होता है, AC R ओमेगा स्क्वायर। AT क्या होता है, R अल्फा। R और R कट गए, 3/4। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 2t का स्क्वायर कितना हो गया, 4t स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू तुमने निकाली है पहले से, 2 होती है, ये 2 आ गया। और यहां से तुम्हारे पास t का वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3/8, ये आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। बच्चों क्लियर हो गया सभी को। Yes, sir. ओके अब देखो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे ये वाले, ठीक है। देखो कहते हैं कि अगर वेलोसिटी का मॉड जो है वो कांस्टेंट है, देन which quantities are 0 and non-zero, which quantities are 0 and non-zero। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है तुम्हें पता लग चुका है, ये आता है और ये 0 के बराबर है, बिकॉज उसने बोल दिया कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 हो गया एज द स्पीड इज कांस्टेंट। पर इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगा, और जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल ही होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0। और एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें आएगा ही नहीं, अल्फा भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि AT जो होता है वो R अल्फा होता है, और जब तुम्हारे पास AT जो है वही 0 है तो अल्फा भी 0 है, तो अल्फा भी 0 है। ओके अच्छा, अब जैसे तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा। क्वेश्चन है इफ मॉड ऑफ बी इज कांस्टेंट बेटा, देन
which is ट्रू और फॉल्स। इसमें से ट्रू और फॉल्स को क्या रहेगा बेटा? इसमें क्या रहेगा कि जो अल्फा है वो तुम्हारे पास कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। ये तो मैं अभी बताया है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्योंकि अल्फा 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है। AC जो है उसका वैल्यू तुम्हारे पास v² बार आ रहेगा पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। कहने का मतलब मैं इसको भी ट्रू ही लिख रहा हूं। AC इज v²/r। ये इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड। बट अगर तुम AC वेक्टर लिखोगे तो वो चेंजेस होगा। देखो कैसे? क्योंकि बेटे जब तुम एक सर्कुलर मोशन की बात करते हो, यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे स्पीड सेम है, या यहां पॉइंट मान लो तीनों जगह पे स्पीड सेम है, तीनों जगह पे स्पीड सेम है। और जब तीनों जगह पे बेटा तुम्हारे पास स्पीड सेम है तो फर्क तीनों में क्या है? इस इंस्टेंट के हिसाब से सेंटीमीटर की एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन है, यहाँ के हिसाब से ये डायरेक्शन है, और यहाँ के हिसाब से ये डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तीनों जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, इस वजह से डायरेक्शन चेंज कर रही है। तुम बोलोगे सर लग तो सेंटर की तरफ ही रही है। बेटा नो डाउट सेंटर की तरफ लग रही है, पर जब तुम इसके कोऑर्डिनेट्स बनाओगे इस पॉइंट के हिसाब से इधर को लग रही है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस पॉइंट के हिसाब से इधर को लग रही है, मतलब ऐसे करके, और इस पॉइंट के हिसाब से ये इधर को लग रही है, पॉजिटिव आई एक्सिस। ओके ओके बेटा, क्लियर हो गया बच्चों? गुड। अच्छा एक और पॉइंट सुनो। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेंशन इन ऑल द स्ट्रेंथ्स। टेंशन इन ऑल द स्ट्रेंथ्स की बात करो। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि यहां पे एक ब्लॉक नंबर 1 है बेटा, इसका मास जो है मैं तुम्हें बता देता हूं कि कितना है। 1 2 3 करके लिखेंगे, ठीक है। 1 kg है, ये 2 kg है, और ये 3 kg है। इसको तुम ओमेगा के साथ घुमा लो जो कि 2 रेडियन पर सेकेंड है, और ये भी 1 मीटर। इनका आपस में दूरी 1 मीटर ही है, ये याद रखो, ठीक है। ओमेगा के साथ घुमा दिया। अब तुम्हें बोला जा रहा है कैलकुलेट द टेंशन इन ऑल द स्ट्रेंथ्स। देखो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। मैं इसको तुम लोग हॉरिजॉन्टल में घुमा रहे हो, और अगर सरफेस होता तो तुम ये मान लो कि जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम इसको पकड़ा और इसको घुमा लो ऐसे करके, है ना, ऐसे समझ लो हवा में, और ये हॉरिजॉन्टल में रह रहा है। ये बात ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। होगा क्या, ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 और 3, 1 2 3। अच्छा इस पे एक टेंशन लगेगा इधर को, जिसका नाम तुम रखने वाले हो T1। और क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन सभी ने ऐसे रोटेट करना है, समझ रहे हो ना, इन सभी ने ऐसे रोटेट करना है, ऐसे। तो ये आ गया T2, और
ये आ गया T3 और ये भी आ गया T3। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सभी का बारे में समझाता हूं कि इसके करना कैसे है सॉल्व इसको, ठीक है। सुनो बच्चों, सबसे पहले हम FBD 3 का बनाते हैं। FBD ऑफ 3 का FBD बनाते हैं। 3 का FBD क्या है कि इसके ऊपर इधर को एक फोर्स लग रही है T3 और ये रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा के साथ ये रोटेट कर रहा है, तो तुम ये बोलोगे कि T3 is providing the necessary सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T3 का वैल्यू तुम किसके बराबर लिखोगे? mr ओमेगा स्क्वायर के, मास r ओमेगा स्क्वायर। अब तुम्हारे पास मास कितना है? ये 3 लिखा है तो 3 kg मास है। सेंटीमीटर तो इधर को है, पर ये देखो बेटा, ये सर्कल तो ऐसा डिस्क्राइब करेगा ना बेटे, ये वाला। तो इस सर्कल का रेडियस क्या आएगा? 1 1 1 3 और ओमेगा तुम्हें दे रखा है 2। तुम्हारे पास ये बेटा आ गया 9 4 36 न्यूटन आ जाएगा T3। अब तुम बात करोगे FBD ऑफ 2 के लिए। अब ये भी रोटेट तो कर ही रहा है, तो T2 तुम्हारे पास इधर को लग रहा है, T3 तुम्हारे पास इधर को लग रहा है, लेकिन नेट इधर को लग रहा है क्योंकि ये ऐसे रोटेट करने वाला है। तो यहां पे आएगा T2 माइनस T3 इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस वजह से तुम T2 माइनस T3 को mr ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। अब m कितना है इसका? 2। दूरी कितना है इसका जिसके अराउंड रोटेट किया जा रहा है? 2। और ओमेगा कितना है? 2 स्क्वायर। तो बच्चों यहां से T2 कितना आया? T3 तुमने 36 निकाला था और ये 4 आ गया, ये 4 आ गया 16, ये आ गया 52 न्यूटन। और अब तुम बात करोगे FBD ऑफ 1 की। अब जो तुम 1 की बात कर रहे हो, यहां पे नो डाउट बेटे फिर से D1, यहां पे T2, नेट फोर्स इधर लगेगा, यहां पे T1 माइनस T2 क्या आएगा बेटे? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। T1 माइनस T2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर। मास कितना? 1। r है रेडियस, कितना? ये भी 1 और ओमेगा कितना? 2 स्क्वायर। तो यहां से बेटे T1 कितना आ गया? T2 प्लस 4 बोले तो 56 न्यूटन। तो ये तीनों टेंशंस की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। बच्चों समझ लगे पॉइंट्स ये वाले? This is the way to calculate the tension on the string, because बॉडी को तुम लोग रोटेट कर रहे हो बस। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके चलो सुनो, एक और जबरदस्त है, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है फाइंड एंगल थीटा at which small m remains at equilibrium in और रोटेटिंग बाउल। कोई बाउल है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। तो करना क्या है, ये बाउल आ गया एक, और
यहाँ पे तुम कोई ब्लॉक रख लिया और इसको घुमा रहे हो ओमेगा के साथ। इसका मास कितना है बच्चे? स्मॉल m। और ये सेंटर से इसका रेडियस तो आर ही रहेगा, पर ये स्मॉल आ रहेगा बिकॉज ये वाला सर्कुलर पाथ ये डिस्क्राइब करने वाला है, यहाँ पे ऐसे रहने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से तुम क्या करोगे, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा n, और ये एंगल आ जाएगा थीटा, और mg आ गया नीचे को, mg आ गया नीचे को, और यहाँ पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर बाहर को फोर्स लगेगा। तो मतलब ये mr ओमेगा स्क्वायर बाहर को क्यों लगेगा तुम समझ पा रहे होगे, बिकॉज हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इसी के अंदर है, समझ रहे हो ना, हमारा ऑब्जर्वर इसी के अंदर है, बाउल के अंदर, इसलिए इसको देख रहा है। बाहर खड़ा होता फिर ये mr ओमेगा स्क्वायर बाहर को नहीं लगाते। अब फाइनली देखो, तुम ये बोल रहे हो नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारे पास इधर लग रहा है, mg तुम्हारे पास इधर को लग रहा है, और ये एंगल थीटा आ गया, और इधर को तुम्हारे पास mr ओमेगा स्क्वायर लग रहा है। n के दो कंपोनेंट्स आ गए, n cos थीटा और n sin थीटा। तो n cos थीटा mg के बराबर आ गया, और n sin थीटा mr ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, कितना रिजल्ट आया, tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एक मिनट रुको, ये तो आई आएगा है ना, बट सुनो जबरदस्त पॉइंट है, ये तो r था बेटा तुम्हारे पास, ये वाला है ना, और ये तुम्हारे पास क्या था, स्मॉल r, और ये एंगल तुम्हारे पास थीटा था। तो तुम डायग्राम जबरदस्त देख सकते हो कि स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R की टर्म में r साइन थीटा है। तो मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू को n साइन थीटा इंटू m इंटू r साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसमें साइन थीटा कट गए, अब डिवाइड कर दो इसके साथ, ये आ गया cos थीटा, m और m कट जाएंगे, इसके साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, ये g आ जाएगा बेटे, और ये आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास कंडीशन आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने सारा स्मूथ सरफेस माना था, जो सरफेस है वो स्मूथ है, जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ। ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया था, बाउल के अंदर एक मास रखा और बाउल को घुमाया ओमेगा के साथ, तो हमारे पास तीन फोर्सेस लगी, n mg mr ओमेगा स्क्वायर। दिमाग में आया mr ओमेगा स्क्वायर बाहर को क्यों लगाया, तो उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है, उसको बाहर लगाने का मोटिव सिर्फ एक ही होता है कि हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं, जहां पे बॉडी है वहीं पे बैठे हैं, तो वहीं पे बॉडी एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जो कि mr ओमेगा स्क्वायर होगी। जो कि mr ओमेगा स्क्वायर होगी। क्लियर हो गया? और ये आ गया जी पॉसिबल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ।
ओके, अब ये क्वेश्चन एक मैं तुम्हें दे रहा हूं बेटा, होमवर्क है, तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है? नहीं पता लगेगा तो मेरे को जरूर बता देना। क्वेश्चन है, a road is banked for a vehicle of mass 200 kg and velocity 10 meter per second. Radius is 20 meter. Find magnitudes and direction of the friction. Friction की डायरेक्शन बतानी है, of the friction when, जब, फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारे पास वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और बेटे जब तुम्हारे पास वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब तुम्हें इसके मतलब इसके बारे में बताना है कि इसमें क्या चीजें कैसे चल रही हैं, और तुम्हें रेडियस तुम्हें दे रखा है 20 मीटर है, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है कि क्या रहेगा। ओके, ये मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बताना। इसका वैल्यू आएगा इस केस में इसका वैल्यू आएगा कुछ 17.41, और जो फ्रिक्शन आएगा बेटा वो आएगा 66.703। ये फ्रिक्शन आएगा, ये नॉर्मल एक्शन आएगा। और 15 वाले में तुम्हारे पास ये 1138.7 आएगा फ्रिक्शन, सॉरी नॉर्मल एक्शन, नहीं फ्रिक्शन, और नॉर्मल एक्शन जो है बेटे वो 28108 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हें एक अपने आप करना है इसके साथ। इसको थोड़ा सा सोचना, क्योंकि मैंने तुम्हें 3 केसेस करवाए थे बच्चों, मैंने तुम्हें 3 केसेस करवाए थे। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, तुम लोगों को 3 केसेस में बताया गया था। ये देखो, रोड इज बैंक्ड फॉर ए व्हीकल, जब तुम्हारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं लगती, याद है ना? तो तुमने tan थीटा का वैल्यू निकाला हुआ है, v स्क्वायर बाय आर जी होता है, v स्क्वायर बाय आर जी, ये आई थिंक इसमें था v स्क्वायर बाय आर जी। ये देखो, जब तुम्हारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं लगती बेटा, है ना, ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये इक्वल है, बराबर है, कुछ है, कैसा है, कैसा है, क्या है। पर ये चीज थी, इसके 3 केसेस थे। ये देखो, पहला केस था ये केस 1, जब ये दोनों बराबर होते हैं, फ्रिक्शन कोई नहीं लगती, नो फ्रिक्शन, यहाँ पे बताया था मैंने। ये देखो, फ्रिक्शन इज 0, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही नेट, तो बी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। यहाँ ये कर सकते हो कि tan थीटा इज बेटे बी स्क्वायर बाय आर जी, बी स्क्वायर बाय आर जी। बच्चों ये तुम्हें करवाया था, ठीक है? अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना। tan थीटा v तुम्हें दे रखा है 10 का स्क्वायर, रेडियस तुम्हें 20 दे रखा है, g कितना होता है 10, tan थीटा आ गया 1/2। मतलब सिंपल है, यहाँ से बैंकिंग का जो तुम निकाल सकते हो वैल्यू, रोड की बैंकिंग के लिए, ये एंगल थीटा है, ये 1 है, ये 2 है, ये बात तो निकल गई। ठीक है, ये पहला पॉइंट था जो बेसिक्स था, बेसिक्स के अप्लाई कर दिया। अब बेसिक्स में फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि अगर वेलोसिटी तुम 5 कर दोगे, ऑब्वियस है 10 से कम कर दी, ऑब्वियस है बेटा, तुमने
जो वेलोसिटी थी वो 10 से कम कर दी, और जब तुमने 10 से कम कर दी इट मींस mg sin थीटा जो है वो mv स्क्वायर बाय r से बड़ा हो गया, mg sin थीटा mv स्क्वायर बाय r से बड़ा हो गया। तो तब तुमने जो फ्रिक्शन का वैल्यू निकाला था वो ये निकाला था, जो वेलोसिटी का वैल्यू निकाला था। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, तुम्हारे पास तुम्हारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्योंकि mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तुम लोग खुद से करना बेटा, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं तुम्हें ये वाला एक क्वेश्चन फंडामेंटल करा रहा हूँ। देखो, a road is bent for a vehicle with a speed 36 km/h and the radius is 20 meter and coefficient of friction is mu, which is 0.4. So हम बोलेंगे find V minimum and V maximum so that the vehicle do not skid. Outward or inward, मतलब स्किडिंग नहीं होनी चाहिए, ना वो ऊपर जाए ना वो नीचे आए, ना वो ऊपर जाए ना वो नीचे आए। स्किड आउटवर्ड और इनवर्ड, ना वो आउटवर्ड जाए ना इनवर्ड जाए। ठीक है, कंडीशंस बेटा कुछ नहीं है। एक, जब व्हीकल इधर को जाता है तो एक कंडीशन तुम मानते हो कि ये फोर्स बड़ा है, इससे फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा, तो तब ये जो 20 स्पीड के साथ जा रहा होता है वो इसकी मिनिमम स्पीड होती है। और जब तुम बोलते हो ये एक मैक्सिमम स्पीड से जाए ताकि ये बाहर जाने की स्किडिंग टेंडेंसी रखे, पर स्किड ना करे, तो बाहर जाने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन अब नीचे को लगेगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें मैंने डिटेल में पहले बता रखे हैं। अगर कोई डाउट या कुछ लगे दोबारा से, तो ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया था ये वाला, दैट वाज डन ऑन September 3, ये देखिए ऊपर September 3 तब किया था, तब का वीडियो दोबारा से फिर देख लेना और उसको क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, इसका वैल्यू वैसे मैंने तुम्हें ड्राइव भी कराया हुआ है। अगर तुम V मैक्स निकालते हो उसका वैल्यू होता है RG sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। और जब तुम V मिनिमम निकालते हो वो आता है RG sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ये मैंने तुम्हें डेरिवेशंस कराई हुई है, देख सकते हो। वहां पे tan थीटा था क्योंकि cos थीटा कॉमन ले लिया था, तुम भी ले लोगे कॉमन तो वही रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके